हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और अपने इस लेक्चर में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम मेनली आर्टिकल 13 को स्टडी करेंगे। ठीक है, जो ये कहा गया है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, इसमें ये बताया गया है कि ऐसे जो भी कानून हैं जो कि क्या है पार्लियामेंट के द्वारा बना दिए गए हैं, लेजिस्लेचर के द्वारा बना दिए गए हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स के किसी भी प्रोविजन को वॉयलेट करते हूँ या फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हूँ, तो ऐसे लॉज को क्या कर दिया जाएगा, वॉइड कर दिया जाएगा। मीन्स ऐसे लॉज को रद्द कर दिया जाएगा, उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 में। और ऐसे जो भी लॉज हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उनको वॉइड कर दिया जाता है। और मेनली हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 के अंडर। तो उसको पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शेल बी वॉइड। इसमें ये बताया गया है कि जो आर्टिकल 13 है वो डिक्लेयर करता है कि ऐसे जो भी लॉज, ठीक है, ऐसे जो भी कानून हैं, ऐसे सभी कानूनों को वॉइड कर दिया जाएगा जो कि क्या करते हो, फंडामेंटल राइट से क्या करते हो, कन्फ्लिक्ट होते हो उनका कोई भी प्रोविज़न, या फिर फंडामेंटल राइट्स से कॉन्ट्राडिक्ट करते हो उसका कोई भी प्रोविज़न अगर उस लॉ का, तो क्या कर दिया जाएगा, उस लॉ को ही वॉइड कर दिया जाएगा, उस लॉ को ही कैंसिल कर दिया जाएगा। मीन्स स्टूडेंट्स, इसके कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 13 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रोविज़न दिया गया है कि जो लेजिस्लेचर है या जो हमारी पार्लियामेंट होती है, अगर वो कोई भी रूल बनाती है, कोई भी लॉ बनाती है, तो उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि लॉ बनाते टाइम या लॉ में कोई भी ऐसा प्रोविज़न ना डाले जो कि फंडामेंटल राइट्स का इंक्रोचमेंट करती हो या फंडामेंटल राइट से कॉन्ट्राडिक्ट होती हो। ठीक है, यानी पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी ऐसा लॉ बनाया जाना चाहिए जो कि क्या करता हो, जो किसी भी पर्सन के, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो प्रत्येक पर्सन को इंडिया में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको क्या करे, उनके प्रोविजंस को फॉलो करे। तो इसीलिए कहा गया है, तो आर्टिकल 13 में ये कंडीशन दी जाती है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ बनता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता हो या फिर कन्फ्लिक्ट करता हो उसके प्रोविजंस से, तो ऐसे लॉ को ही क्या कर दिया जाएगा, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, वॉइड मीन्स उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे खुद ही कि क्या है, इन्होंने कहा कि इट प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसलिए बोला गया है क्योंकि क्या है कि अगर कोई भी लॉ अगर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा यानी असंगत होगा, फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को वॉयलेट करता होगा, तो उसको क्या किया जाएगा, फर्दर उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है और उसको क्या किया जा सकता है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो डायरेक्टली ये जो आर्टिकल 13 है ये हमको क्या प्रोवाइड कराता है, हमको प्रोवाइड कराता है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू को, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू को प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हम क्या करें, ये सुप्रीम कोर्ट ये चेक एंड बैलेंसेस कर सकता है कि अगर कोई भी लॉ हमारा लेजिस्लेचर बना रही है तो वो क्या होना चाहिए, वो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, ना ही उससे इनकंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ उसकी क्या हो, उसके साथ क्या हो, वो एक क्या हो, एक बैलेंस मेंटेन करके रखे जिसमें कि हमारे इंडिया के प्रत्येक सिटीजन को क्या किया जा सके, उसके फंडामेंटल राइट्स को उसमें इंक्लूड करके ही वो लॉ को बनाए। ठीक है, और जब भी लॉ बनाए तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि किसी के भी फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो वॉयलेट ना हो। Next point, this power has been conferred on the Supreme Court, Article 32 and the High Court, Article 226। ये कहा गया है स्टूडेंट्स इसमें कि जो ये अगर वायलेशन होता है किसी भी फंडामेंटल राइट्स का, अगर ऐसे कोई भी लॉज बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, तो उसके लिए क्या है, कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी रिट इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो क्या होगा उसके लिए, आर्टिकल 32, और वो हाई कोर्ट
भी जा सकता है। हाई कोर्ट के लिए क्या है, आर्टिकल 226 ये होता है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या है, आर्टिकल 32। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो उसकी रिकवरी के लिए या फिर उसको क्या करने के लिए, उसको फिर से उसको रिक्रिएशन में लाने के लिए, उसके क्या है, उसको फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए क्या होता है, आर्टिकल 32 के थ्रू क्या कर सकता है, रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। और अगर वो हाई कोर्ट में जाना चाहता है तो वो हाई कोर्ट में उसके लिए प्रोविजन है आर्टिकल 226 के अंडर, ये कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट कैन डिक्लेयर ए लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। तो अब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये रिट इशू करी जाएगी जो कि आर्टिकल 32 के तहत की जाएगी और हाई कोर्ट में की जाएगी तो आर्टिकल 226 के अंडर की जाएगी, तो इससे क्या होगा कि जो भी कोर्ट होगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो क्या कर सकती है, ऐसे लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, ये कहा गया है कि ऐसे जो भी लॉज हैं जो फंडामेंटल राइट्स का इंक्रोचमेंट करते हैं या फिर क्या करते हैं, उनके जो ऑपरेशन है उसको क्या करते हैं, डेरोगेट करते हैं, तो ऐसे लॉज को क्या कर दिया जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यही है कि अगर कोई भी लॉ वायलेट करता है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करता है या जो भी हाई कोर्ट है उनको पावर है आर्टिकल 13 के अंडर कि अगर कोई भी जो लॉ है वो क्या हो जाएंगे, वो क्या वॉइड कर दिए जाएंगे अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का यूज़ करके कोई भी इंडिया का जो सिटीजन है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। और तब क्या किया जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स के से अगर कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है उस लॉ का, तो इस बेसिस पर जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये इसमें हमने स्टडी किया। नेक्स्ट है कि जो ये आर्टिकल 13 है, ठीक है, उसमें जो लॉ टर्म है, ठीक है, जो लॉ है उसको उसके क्या क्या मेन उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, या हम किस किस चीज़ को, जैसे हम एक लॉ की कौन कौन से लॉ, किस किस टाइप के लॉ, तो हम यहाँ पे समझेंगे जब हम बात करते हैं, जब हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा कि क्या है कि ऑल लॉज दैट आर इनकन्सिस्टेंट, तो इन्हीं लॉज की बात हो रही है, इसी वर्ड की बात हो रही है कि ये लॉज तो आपने बोल दिया, अब बताइए कि इसमें किस किस प्रकार के लॉज आएंगे, कौन कौन से कानूनों की आप बात कर रहे हैं, तो उसको क्या है फर्दर कैटेगराइज किया गया है आर्टिकल 13 के अंडर ही कि द टर्म लॉ। तो उसको हम समझते हैं लॉ के लिए क्या है कि यहाँ पर बेसिकली 4 कैटेगराइजेशन किए गए हैं, ए बी सी और डी। तो इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला कहा गया है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि क्या हो, परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। ये कह दिया गया है कि ऐसा कोई भी लॉ जो कि किसके द्वारा बनाया गया हो, हमारी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, मीन्स कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आ गया, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा आ गए। कोई भी परमानेंट लॉ, ठीक है, वो जो बनाया गया हो उसको भी, उसके लिए भी ये कंडीशन दी गई है कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स के किसी भी प्रोविजन को वायलेट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा वॉइड। ठीक है, उसको उसके जो भी इनेक्टमेंट है उसको रोक दिया जाएगा और उस लॉ को कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि टेम्परेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंसेज इश्यूड द प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नर्स। देखिए, जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो स्टेट गवर्नर है, ठीक है, जो स्टेट के गवर्नर हैं वो क्या करते हैं, ऑर्डिनेंसेस को इशू करते हैं, ऑर्डिनेंसेस इशू करते हैं। जो प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस इशू का जो पावर होती है वो हम कौन से आर्टिकल में स्टडी करते हैं, प्रेसिडेंट की आर्टिकल 123 में हम स्टडी करते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जो गवर्नर है, स्टेट गवर्नर्स है, अगर वो किसी भी ऑर्डिनेंस को इशू करता है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल होता है, उसके लिए आर्टिकल होता है 213। ठीक है, ये गवर्नर्स के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इस आर्टिकल में दी गई है। प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 123 और गवर्नर के लिए आर्टिकल 213, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट पढ़ रहे थे कि ऐसे जो भी ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, कि जो किसके द्वारा बनाए गए हों, स्टेट गवर्नर्स के द्वारा बनाए गए हों
हो, या फिर जिन्हें हमारे प्रेसिडेंट क्या हो इशू करते हैं। ठीक है, कि जब क्या होता है कि जब हमारा लेजिस्लेशन जिस टाइम पे एब्सेंट होता है, लेजिस्लेचर की जो भी क्या होता है मीटिंग्स वगैरह नहीं चल रही होती हैं, तो उस टाइम में 6 मंथ्स के टाइम के लिए क्या होता है ऑर्डिनेंस बनाया जाता है। उसको उसका टाइम पीरियड क्या होता है 6 मंथ तक वो अप्लाई किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा पूरे सेंटर में, पूरे इंडिया में, और स्टेट गवर्नर्स के द्वारा अपनी अपनी पर्टिकुलर स्टेट में ऑर्डिनेंस को इशू किया जाता है। तो कहा गया है कि अगर इसमें कोई भी प्रेसिडेंट क्या है, मतलब प्रेसिडेंट हमारे देश के, ठीक है, प्रेसिडेंट और किसी भी स्टेट के कोई गवर्नर अगर ऐसा कोई भी टेम्परेरी ऑर्डिनेंस बनाते हैं तो कि जो कि किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, वॉयलेट करता है, तो उसको भी आर्टिकल 13 के अंडर क्या कर दिया जाएगा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकता है कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, और वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकता है, उस लॉ को उस लॉ को क्या कर सकता है, इनकंसिस्टेंट होने के कारण उसके प्रोविज़न को कैंसिल करा सकता है। ठीक है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। नेक्स्ट है कि स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, जो भी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी क्या होते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब ऐसे कि जो भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन होते हैं कि जो कि बनाए जाते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, जैसे कि कोई भी ऑर्डर है, बाई लॉ है, कोई भी रूल रेगुलेशन, या जो भी गवर्नमेंट के कोई नोटिफिकेशन निकलते हैं जो कि क्या है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, उनको भी अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर निकाला गया है, कोई भी ऐसा रूल है, या कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाता है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं या फिर जो भी हैं, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर ऐसे लॉज का कोई भी प्रोविज़न क्या हो फंडामेंटल राइट्स को इनक्रोच करता हो या उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता हो। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और फोर्थ इसमें कंडीशन है कि ऐसे जो भी लॉज, इसमें और कौन सा लॉज आएगा कि नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ दैट इज कस्टम्स और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। कोई भी ऐसा नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स का लॉ मीन्स कि ये कहा गया है कि जो क्या हो कि जो गैर संवैधानिक हों, लेकिन क्या हो जो बहुत टाइम से चले आ रहे हों, जैसे कि कस्टम से आ रहे हों, या फिर जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में क्या होता है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जो भी क्या होते हैं पुराने जो भी जितने भी डिसीजंस होते हैं उनको एज ए प्रेसिडेंस आगे आने वाले डिसीजनों के लिए क्या किया जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह यूज़ किया जाता है, और उनको प्रेसिडेंस के रूप में उनको यूज़ करते हैं। हम ये बोलते हैं कि जैसे केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, तो अगर हमें आगे कोई चीज़ कहना है तो हम उसको रेफरेंस में ले सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो भी लॉज हैं या फिर जो कि कस्टम से आए हों, बहुत टाइम से हमारी इंडिया बहुत बड़ी डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ पे क्या है कि हजारों सालों से क्या है कि काफ़ी कस्टम्स चले आए और बाद में क्या है उनसे भी लॉज बनते हैं। तो ऐसे जो भी लॉ बनते हैं तो कहा गया है, और उनको क्या कह रहे हैं, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ। तो ऐसे वो क्या है जो कि पुराने कस्टम से जो लॉज बनते हैं, और क्या है, तो ऐसे लॉज के लिए कहा गया है कि अगर ऐसे जो कि कस्टम से बने हैं और जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स से बने हैं, जो कि क्या है कि हमारे जो संवैधानिक रूप से नहीं थे, लेकिन क्या है बाद में धीरे धीरे कंडीशंस और सिचुएशंस को देखते हुए इसमें आए, उनको लाया गया, उनको इंक्लूड किया गया। जैसे कि टाइम के साथ साथ जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन लिया तो उसको आगे के लिए कि फॉलो किया जाता है रेफरेंस के रूप में। तो ऐसे अगर कोई भी लॉज हैं वो भी फंडामेंटल राइट्स को अगर वॉयलेट करते हैं उसके किसी भी प्रोविजन को, तो उन लॉज को भी क्या कर दिया जाएगा, उनको भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा वॉइड। ठीक है, उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। ये इसमें हमने समझा, और हमने ये समझा कि आर्टिकल 13 है उसमें जो हम लॉ वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम इन सब लॉज को क्या कर देंगे, इन सब लॉज को वॉइड कर देंगे, इनके इनैक्टमेंट को कैंसिल कर देंगे, इनको रद्द कर देंगे अगर ये फंडामेंटल राइट से इनके जो भी प्रोविजंस हैं वो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे या फिर डेरोगेटरी होंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि उससे भिन्न होंगे या उससे असंगत होंगे, या क्या है कि उससे कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन या विरोध लिए हुए होंगे, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, वॉइड कर दिया जाएगा। ये हमने इसमें पढ़ा था। लेकिन स्टूडेंट्स कौन से लॉज, ठीक है, कौन से लॉज, ऐसे कौन से कानून हैं, इसका हमने जो भी डिस्क्रिप्शन था वो हमने इन 4 पॉइंट्स में पढ़ा कि एक तो ऐसे कोई भी परमानेंट लॉज
चाहे जो कि हमारी जो जिनको पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है, चाहे उनको स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, उन सब के लिए भी ये प्रोविज़न है। साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट अपनी टेम्परेरी लॉज बनाती है, ठीक है, और साथ ही क्या था कि जो भी टेम्परेरी ऑर्डिनेंस होते हैं, टेम्परेरी लॉ जैसे कि ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर किसके पास होती है, एक तो सेंटर में प्रेसिडेंट के पास होती है और स्टेट के गवर्नर्स के पास होती है। तो अगर ये प्रोविजंस भी और किसी भी टेम्परेरी लॉ ऑर्डिनेंस का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ्स का होता है, तो इसीलिए क्या कहा गया है, इसको टेम्परेरी लॉ कहा गया है। अगर टेम्परेरी लॉ भी क्या करता है, किसी भी फंडामेंटल राइट के जो क्या है इनेक्टमेंट को क्या करता है, अगर उसको इंक्रोच करता है तो उसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसे ऑर्डिनेंस को भी रद्द कर दिया जाएगा। ये हमने पढ़ा। थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो भी क्या है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, जो भी क्या है गवर्नमेंट जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसकी डेलीगेशन लेजिस्लेशन, मतलब वो पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, लेकिन डिपार्टमेंटल बेसिस पर, और क्या है कि अपना जैसे होता है कि इसमें क्या है सीबीडीटी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे आप ये है एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, तो इसमें भी क्या होगा, बोर्ड डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो अपने सिस्टम को चलाने के लिए क्या कर सकते हैं कि अपने रूल बना सकते हैं। अब उसके लिए ऐसा नहीं है कि संविधान से ही रूल बनेगा, उसके लिए क्या है कि वो लोग अपने बेसिक डेली फंक्शंस को चलाने के लिए, अपनी उस संस्था को कंट्रोल करने के लिए, जो कि क्या है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक बनाया गया है, तो उसके लिए क्या बनाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो अपना क्या करते हैं, उस बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं वो अपने क्या है डिफरेंट लेजिस्लेशंस को वहाँ पे बनाते हैं, जैसे कि कोई ऑर्डर पास करते हैं, कोई भी रूल्स बनाते हैं, अपने नोटिफिकेशंस निकालते हैं। तो ये कहा गया है कि अगर कोई स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट भी है हमारे इंडिया में और वो क्या करता है फंडामेंटल राइट्स को अगर वॉयलेट करता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर उसने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स को इंक्रोच किया, तब ये सिचुएशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो क्या है नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ है, जैसे कि क्या है, जो कि कभी देखा है कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है लगभग बहुत पुराना कंट्री है, बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग कस्टम्स के लोग रहते हैं, तो कुछ कस्टम्स से कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो कि कस्टम से बनती हैं, पुरानी परंपराओं से बन जाते हैं, ट्रेडिशन से बन जाते हैं, ठीक है, या फिर उनसे जो भी लॉज बनकर जो आज क्या है लॉज बने हैं, तो ऐसे जो लॉज हैं अगर वो भी किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है, उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, उनको कैंसिल किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपनी रिट इशू करके, जिसके लिए कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के थ्रू उस लॉ को क्या कर सकता है, फिर क्या किया जा सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि आर्टिकल 13 में जो लॉज हैं उनके प्रोविजंस को, कि हम कौन कौन से लॉज को अगर वो फंडामेंटल राइट्स के जो भी प्रोविज़न है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या उसको वॉयलेट करते हैं, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा नल एंड वॉइड और कैंसिल कर दिया जाएगा उनके इनेक्टमेंट को, और उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, नॉट ओनली ए लेजिस्लेशन बट एनी ऑफ द मेंशन्ड मैटर कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स as violating fundamental rights can be declared as void। स्टूडेंट्स, इसमें भी वही पॉइंट कहा गया है कि जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, कि इनमें से ये जो पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से जितने भी लॉज हैं, ठीक है, इनमें जितने भी लॉज आते हैं और जो भी चाहे जो भी लेजिस्लेशन हो, चाहे वो कोई नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ हो या फिर क्या हो कि स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो जिसे कि डिपार्टमेंटल बेसिस पर बनाया जाता है अपने डेली के अपने जो है ऑफिस के या उस डिपार्टमेंट के जो सिस्टम को चलाने के लिए, उन सबको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ये इसमें कहा गया है कि अगर इनमें से कोई भी क्या है फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को क्या करता है, वॉयलेट करेगा, तो उसे कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उसके इनेक्टमेंट को रोक दिया जाएगा।
Article 13 declares that a constitutional amendment is not a law and hence cannot be changed. स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये हमें देखना होगा। हमने लॉज की बात की कि ये जो लॉज हैं, ये जो कानून है हमारे देश में, अगर ये क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स के ये जो हैं, हमने 1 to 4 जो ये पढ़ा ABCD, अगर इनमें से कोई भी प्रोविज़न क्या है कि किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके उसको क्या कर सकते हैं, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर करा सकते हैं। ये हमने इसमें पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो अब बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किए जाते हैं उनको क्या है, कहा गया है कि वो उनको हम लॉ की तरह कंसीडर नहीं करते हैं, उनको हम लॉ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो अमेंडमेंट है। कोई भी सबसे पहले लॉ बनता है मेन, उसके बाद उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं उसके बाद उसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं, तो उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। तो इसीलिए आर्टिकल 13 में ये बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो एक लॉ नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ, इस चीज़ को ध्यान रखें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, लॉ नहीं है। तो इसीलिए क्या है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया है, फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, क्योंकि क्या है, वो एक लॉ नहीं है, कानून नहीं है। क्योंकि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो तब होता है जब कोई भी लॉ बन जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो केशवानंद भारती केस 1973 में जो हुआ था, उसमें अपना डिसीजन दिया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, उसको क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 13 ने पहले ये कहा था, आर्टिकल 13 इस चीज़ को डिक्लेयर करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, वो लॉ नहीं है, तो इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में क्या है, उसके इन्फोर्समेंट के लिए हम प्रोविज़न नहीं कर सकते हैं। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है कि जो भी, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट के किसी भी ऐसे फॉर्म को जो कि हमारे क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसको वॉयलेट करता है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या किया जा सकता है, डिक्लेयर किया जा सकता है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, ये बताया गया। फिर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो केशवानंद भारती केस था 1973, उसके थ्रू कहा गया कि कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, उसको चैलेंज किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि अगर वो क्या करता है कि फंडामेंटल राइट्स के किसी भी ऐसे, जो कि क्या है, फंडामेंटल राइट्स में से किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को चेंज करता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर क्या है, कोई भी ऐसा प्रोविज़न हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उसको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ये बताया गया था केशवानंद भारती केस 1973 में, जो कि एक लैंडमार्क केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। अगर आपको पॉलिटी ध्यान से पढ़ना है या पॉलिटी को समझना है, तो केशवानंद भारती केस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये आगे जाके भी बहुत, इसने क्या किया था, जो हमारा जो प्रियम्बल था उसको भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो कहने में भी इनने क्या था, अपनी बहुत अहम रोल उसमें अपना निभाया था। तो उस दिन के बाद ये कह दिया गया कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करता है, या बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करता है, वायलेट करता है, उसमें कोई भी अफेक्ट डालता है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ही डायरेक्टली क्या कर दिया जाएगा, उसको वॉइड कर दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज, ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड, इस बेसिस पर कि अगर वो क्या करता हो, इट वॉयलेट्स ए फंडामेंटल राइट, कोई किसी भी ऐसे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता हो जो कि क्या हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो, फॉर्म से पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का कोई भी पार्ट हो, तो उसको क्या है, उसको नल एंड वॉइड
वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मेन कहने का मतलब स्टूडेंट्स इसमें यही है कि कोई भी चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, वो क्या है, वो वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आप करते हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो कि क्या है, फंडामेंटल राइट्स में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वॉयलेट नहीं होना चाहिए, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर क्या है कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ही क्या कर दिया जाएगा, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने अपने इस लेक्चर में ये समझा कि आर्टिकल 13 में जो लॉज हैं उसकी क्या क्या डेफिनेशन दी गई है और ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जिनको कि फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया जा सकता है, उनको वॉइड किया जा सकता है, उसके जो इनेक्टमेंट है उसको रोका जा सकता है। फिर हमने पढ़ा कि ये जो अगर पहले ये कहा गया कि आर्टिकल 13 इस चीज़ को डिक्लेयर करता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो क्या है, वो लॉ नहीं है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। लेकिन क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारती केस में ये डिसीजन दिया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, वॉयलेट करता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स जिसमें कि क्या हो, ऐसे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी क्या किया जा सकता है, उसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, उसको भी उसके प्रोविजंस को भी रद्द किया जा सकता है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नहीं माना जाएगा, उसको वॉइड कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये हमने अपने इस लेक्चर में पढ़ा स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग।